अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। हम लोग अपने हिंदी के पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे आज। और जो चैप्टर है पूरक पठन का ठेस, जिस चैप्टर का नाम है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मतलब आज पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा इतना डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है स्टूडेंट्स, थोड़े बहुत मीनिंग हो गए। तो जब मैं रीड करूँगा तो आप टेक्स्ट बुक में ध्यान देना, और कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ हार्ड वर्ड है तो मैं मीनिंग बताते रहूँगा, तो आप वो लिखना। देखो, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक सिरचन नामक एक गरीब कलाकार की कहानी है, यानी उसके बारे में है। मतलब वो एक बहुत ही जैसा हम कहते हैं ना कि पहले ज़माने में, आज भी जाति और वर्ग बहुत देखा जाता है, कास्ट एंड रिलीजियन को बहुत मैटर करता था उस ज़माने में, आज भी करता है कुछ जगह पर, कुछ गांव में। तो वो एक छोटा सा एक मतलब कलाकार था, जो अपनी कला से, अपनी कला का उपयोग करके बहुत सारी चीज़ें बनाता था और अपनी ज़िंदगी गुजारता था। लेकिन साथ ही साथ सिरचंद जो था वो स्वाभिमानी व्यक्ति था। स्वाभिमानी मतलब क्या होता है? सेल्फ़ रिस्पेक्ट जिसके अंदर होती है, यानी हम कहते हैं ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट। तो उसको सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी बहुत थी, और उसने कैसे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वो रक्षा करता है, इन सब बातों को चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। मतलब कलाकार किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन उसका भी एक अभिमान होता है, उसका एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होता है ना, तो हम वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कभी तोड़ नहीं सकते, और वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, तो ऐसी एक ये कहानी है। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिएगा मीनिंग पे। देखो, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार समझते हैं। तो खेती बाड़ी के समय लोग सिरचन को याद नहीं करते थे, लोग उसे बेकार ही नहीं, बेगार समझते थे। बेगार का मतलब क्या? जैसा बेगार लोग होते हैं ना, जो मज़दूरी का काम करते हैं, तो यहाँ पर मतलब क्या है कि बिना मज़दूरी के, मतलब बिना कुछ पैसे दिए ज़बरदस्ती काम करवाना, है ना, ऐसे लोगों को बेगार कहते हैं। मतलब लोग, गांव के लोग उसे बेगार समझते थे, मतलब उससे फ्री में काम करवाते थे। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब लोगों का ऐसा मानना था कि दूसरे मजदूर तो 1/3 काम, यानी 1/3 काम खेत का कर दिए होंगे, और ये फिर आराम से आएगा। खुरपी मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ मतलब धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, हाँ अगर फ्री में काम करवाना है तो और बात है। मतलब लोगों का एक ये थॉट था कि सिरचन को क्यों पैसा दे, अगर फ्री में काम करना है तो बुला लो, पैसा अगर देना है तो दूसरे मजदूरों को बुलाओ। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था, मतलब आज उसे मुफ्तखोर कहते थे, कामचोर कहते थे, लेकिन एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। लेकिन एक ऐसा टाइम था कि उसकी मड़ैया के पास, मड़ैया मतलब झोपड़ी, एक ज़माने में उसकी झोपड़ी के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मतलब जो बड़े पैसे वाले लोग थे, बाबू लोग थे, यानी जो ऑफिसर्स थे, उनकी सवारियां बंधी रहती थी। मतलब वो अपनी सवारियों को, जिस पे वो सवारी करते थे, वो सवारियों को इसके
घर के बाहर, झोपड़ी के बाहर बांधे रखते थे। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। खुशामद करना समझते हो ना, मतलब बहुत, यानी रिस्पेक्ट देना। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगिर रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन ने एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेजो। चीक मतलब यहाँ पर बाँस की जो तीलियों का बना हुआ जो पर्दा होता है, यानी एक ज़माने में जो, अभी देखो हम लोग कर्टन यूज़ करते हैं, कपड़े का पर्दा होता है। तो उस ज़माने में जो बाँस, जो बाम्बू होता है ना, उसकी जो छोटी छोटी तीलियों से छोटी छोटी लकड़ियों को काट कर उससे पर्दा बनाते हैं। पहले ज़माने में ऐसा ये पर्दा लगता था। ओके, तो मतलब बाँस की तीलियों से बना हुआ पर्दा। तो लोग बहुत खुशामद करते थे। सिरचन भाई कहते थे कि भाई हमारे लिए बनवा दो, क्योंकि भाई की, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। तो भोग क्या क्या लगेगा मतलब क्या क्या बनाओगी। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। और उसकी माँ हंसकर कहती कि जा, वो कभी मेरे काम में ये सब बातें नहीं उठाता कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। मतलब एक इंसिडेंट यहाँ पे उसने लिखा। मतलब एक बार जो सिरचन ने उनके पड़ोस के गांव के पंचानन चौधरी, उसके जो छोटा लड़का था, राइटर कह रहा है कि उसको मेरे सामने उसने बेपानी कर दिया। बेपानी कर देना मतलब क्या, बेइज्जत करना है ना। उसने बेइज्जत करा, मतलब पहले एक अलग सिरचन का लेवल था। तो उसने कहा कि तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है। मतलब तुम्हारी जो भाभी है ना, वो नाखून से काट कर मतलब क्या, थोड़ी सी, यानी वो थोड़ी सी तरकारी परोसती है। तरकारी मतलब समझते ना, वेजिटेबल्स, भाजी। परोसना मतलब सर्व करना। और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। और इमली का रस वगैरह डालकर हमारे घर की जो मामूली मतलब घरवालियाँ हैं, बीवियाँ हैं, वो कढ़ी बनाती है। कढ़ी मतलब जो भजिया और जो दही से बनती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी। और उसने मतलब एकदम उसको बेइज्जत करके कहा कि तुम्हारे भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी इतनी थोड़ी थोड़ी तरकारी को परोसना। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन। आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। मतलब जैसे ही सिरचन घर में आता तो उसकी माँ कहती कि आज हम घी मथ रहे थे, और घी के खकोरन के साथ, यानी घी के खकोरन, खकोरन क्या होता है, जैसे कि घी मथते हैं तो मथने के बाद जो साइड में है ना, जो चीज़ें होती है लगी रहती है, उसे कहते हैं। तो कहते कि तुम्हें पसंद है ना घी के साथ चूड़ा। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। संवाद मतलब मैसेज भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है
मोती की शीतल पार्टी के लिए। तो अब मतलब देखो, काम निकालना होता था तो सब उसके साथ अच्छे से बात करते थे। तो मोती की शीतल पार्टी के लिए, मोती एक घास है जो मेडिसिन्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो वो मतलब फिर वो मैसेज देती, वो कहते कि मतलब मेरी जो बड़ी बेटी है वो कह रही कि मोतिल की शीतल पार्टी चाहिए उसे, यानी मोती घास से जो औषध बनाई जाती है, जो दवाइयाँ बनाई जाती है, ओके, वो उसको चाहिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। पनियाई जीभ को मतलब अब वो खाने में बिजी, मतलब वो मुंह से पानी आना। घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूँ काकी। और वो जब घी की सौंधी सुगंध सुनता है तभी कहता है कि मैं आ रहा हूँ काकी। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती। नहीं तो शादी ब्याह का मौसम, मतलब गांव में शादी ब्याह का मौसम चलता है तो उसको ज़रा भी वक्त नहीं मिलता। तो ऐसे वक्त में वो काम करके दे रहा है तो सिर्फ किसके लिए, घी की जो खुशबू उसको आ रही है, और उसको मालूम है सिरचन को कि अभी उसकी जो फेवरेट चीज़ है घी की खकोरन के साथ उसको चूड़ा खाने मिलेगा। बस ये वजह से वो वहाँ पर पहुँचता है। सिरचन जाति का कारागिर है। कारागिर, कारागिर समझते हो ना, जो कलाकार होते हैं। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है, तरीके को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्छी बनाता। एक एक मोती और पटेर को लेकर, तो पटेर क्या है कि तालाब में जो उगने वाले जो पौधे होते हैं उससे चटाई बनती है, समझ में आ रहा है। तो ये जो चटाइयाँ बनाता है वो, तो एक एक काम मतलब जतन से मतलब एकदम आराम से, है ना। तो वो सब चटाई वगैरह बनाने का काम बहुत अच्छे से करता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर, फिर उस चटाई को कलर मारने से लेकर, है ना, रंग देने से लेकर, फिर सुतली सुलझाने में, सुतली सुतली मतलब जो रस्सी होती है, तो वो रस्सी बनाने में पूरा दिन मतलब उसका चला जाता है। काम करते समय उसकी तन्मयता, तन्मयता मतलब उसका जो काम के तरफ जो इन्वॉल्यूशन है, जो कंसंट्रेशन है, ज़रा भी बाधा पड़ना यानी रुकावट होना कि गेहूं सांप की तरह फुफका कर उठता। यानी वो एक फन निकाला हुआ जो सांप होता है वो कैसे चिढ़ जाता है, भड़क जाता है, वैसे वो चिढ़ जाता है, ऐसा उसको कंपेयर किया है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुज़ोर है, कामचोर नहीं, मतलब वो बिंदास बोलने वाला है लेकिन वो कामचोर नहीं है। पहले देखो शुरुआत में हमने पढ़े गाँव वाले उससे कामचोर पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अभी पहले की बात जो लेखक बता रहा था कि ऐसा ऐसा, मतलब पहले तो उसको इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी। अब अगर वो काम करने में बिज़ी है और अगर कोई उसे डिस्टर्ब कर रहा है तो वो चिढ़ जाता और कहता है कि किसी और से काम करवाओ। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारगिर, दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में ज़रा भी झाला वो नहीं बर्दाश्त करता। मतलब अब देखो उसका एक तरीका है काम करने का। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर, पेट भर भात यानी पेट भर कर खाने पर काम करने वाला कारीगर, वो ऐसा कारीगर था जो बिना मजदूरी के काम करता था। दूध में कोई मिठाई ना मिले, और दूध के अंदर समझो कोई मिठाई ना मिले, मतलब इसका मतलब क्या होता है, कोई अच्छी चीज़ ना मिले
तो कोई बात नहीं, किंतु बात में ज़रा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त करता था। झाला मतलब तीखापन। लेकिन अगर कोई उसे ज़रा भी टेढ़ी बात करता तो उसे बर्दाश्त नहीं था। खाने पीने में आप उसको कुछ भी दे दो, खाली पेट भर जाए, वो चल जाएगा। लेकिन काम में अगर उसको कोई बार बार डिस्टर्ब कर रहा है या अगर बातों में तीखापन है तो उसको बहुत चिढ़ आती है, वो बर्दाश्त नहीं करता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। चटोर का मतलब क्या होता है? मतलब जिसको खाने पीने की बहुत आदत होती है, शौक़ होता है। आ रहा समझ में ना? तो खाने पीने की जिसको आदत होती है, तो अब उसको चटोर लोग समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, अच्छी तली हुई बघार दी हुई तरकारी, सब्ज़ी, दही की कढ़ी, जो दही की कढ़ी होती है, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो। प्रबंध मतलब इंतज़ाम, यानी सिरचन को अगर काम पे बुलाना है तो ये सब चीज़ें पहले रेडी कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। मतलब लोगों ने ऐसा समझ के रखा था कि सिरचन को बस खाने की लालच दे दो और उससे काम करवा लो घर के। ये सामने पढ़े ना, लेखक की माँ भी उसे घी की लालच देती थी। देखो यहाँ पे कहा गया कि दुम हिलाता हुआ हाजिर। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई ख़त्म। अगर खाने पीने में अगर कुछ कमी हुई तो उसके काम की भी जो कलाकारी वो एकदम मतलब काम की जो स्किल्स है वो भी उसकी ख़त्म हो जाती थी। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है। फिर वो कहता है कि आज जो है वो अधक पाली दर्द किसे कहते हैं? जो आधा सर दुखता है ना, जैसा माइग्रेन का जो दर्द होता है सिर का, तो माथा टनटना रहा है, मतलब सिर में बहुत दर्द है। अधक पाली दर्द समझे ना, आधा सिर में होने वाला जो दर्द होता है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। और अगर वो बोल देता था किसी दिन, तो इसका मतलब वो फिर वो कभी नहीं आता था। फिर उसके पीछे लगे रहो, फिर भी उसका आना मुश्किल होता था। मतलब लोगों को डर रहता था कि आधा काम अगर करके चला गया तो अब वो वापस नहीं आएगा। बस उसको खाने पीने के लिए देते रहो, वो पूरा काम करेगा। और उसको जहाँ लगा कि खाने पीने की कमी हो रही है तो काम आधा छोड़कर वो ये कहकर चले आता था कि आधा काम किसी दिन पूरा करूँगा, क्योंकि आधे सर में अब दर्द हो रहा है। मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, जैसा मैंने आपको बताया, मोथी एक प्रकार की घास है और पटरे की रंगीन शीतल पाटी मतलब चटई। बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, जैसा मैंने आपको बताया, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चीख मतलब पर्दा तीलियों से बना हुआ। सतरंगे डोर के मोढ़े, भूनी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी। सतरंगे डोर के मतलब अलग अलग रंग के रस्सियाँ, और मूंछ की रस्सी यानी कपड़े सुखाने के लिए या घर में कुछ टंगाने के लिए रस्सी, बड़े बड़े जाले। हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, और जो हलवाए हैं, जो हलवाए मतलब समझते हो ना, जो मिठाई बेचने वाले, उनके लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी। और एक पेड़ है तो उसके जो पत्ते होते हैं वो सूखने के बाद उसकी वो छतरी बना कर देता था, टोपी बनाता था। तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये कलाकार था, एक ऐसा कलाकार जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके चीज़ें बनाता था और गांव में इसके अलावा कोई नहीं जानता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे लोगों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। अब लोगों को लगता है कि बेकार के काम है, क्योंकि देखो रिवॉल्यूशन आया है, बदलाव आए हैं, लोग रेडीमेड चीज़ों को ख़रीद रहे हैं। तो एक ज़माने में सिरचन की बहुत रिस्पेक्ट थी, अब लोग बेकार समझ रहे इसे। बेकाम का काम जिनकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले ऐसे होता था कि जैसा सिरचन की मजदूरी नहीं मिलती थी लेकिन उसको अनाज है ना, यानी खाना वाना दे देते थे।
पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। तो सिरचन उन्हीं में से एक था जिसको काम के बदले में खाना मिलता था, और जाते वक्त पुराना कोई कपड़ा दे दो तो खुश, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। जैसा हमने पढ़े हैं कि वो फ़ौरन हाज़िरी जवाब है, फ़ौरन आंसर देता है, वो डरता नहीं है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी, महाजन टोले उनके गांव में कोई होगा तो उसकी जो बेटी है, भज्जू महाजन की जो बेटी है, सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी, और वो उसकी एक बार बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गई। तिलमिलाना मतलब गुस्सा करना। तो ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात, मतलब उसने, मतलब वो सुनाने में डरता नहीं था किसी को, कोई कितने भी बड़े घर का हो। इस हमने पहले पढ़े थे कि वो एक सरपंच के बेटे को भी उसने सुना दिया था। तो भज्जू महाजन की जो बेटी है वो इतना गुस्सा हो गई थी कि वो कहती कि रुको, मैं माँ से तुम्हारी बात करती हूँ। इतनी बड़ी बात बोल दी तुमने, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। और उसने क्या कहा कि बड़े लोगों की ऐसी बातें ही बड़ी होती है, नहीं तो दो तीन पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाएगा भला? नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का मतलब 2-3 जो बड़े बड़े काम जो तुमने दिए हैं, ये बड़े बड़े जो काम है, ये सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर, यानी खेसारी का सत्तू मतलब एक भुनी हुई क्या कहेंगे हम उसको, एक दाल, यानी एक आटा होता है, बस वो आटे को भूनकर सत्तू बनाया जाता है गांव में। तो उसने बोला कि इतना बड़ा बड़ा तुमने काम करा है, पटेर की पार्टी, मतलब जैसा मैंने आपको शायद इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़े ये वर्ड, तो जैसा नहीं बताया था कि तालाब में उगने वाले जो एक प्रकार की जो पौधा है उससे बनी हुई चटाई। तो उसने क्या कहा कि तुमने 2-3 चटाइयाँ बनवा ली और सिर्फ खेसारी का सत्तू खिला रही हो, मतलब वो भुनी हुई सिर्फ आटा, ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, और उसने कहा कि तुम्हारी माँ को ही पता है कि कितना खिलाकर काम करवाना है ना। मतलब वो चिढ़ गया था, बोला कि तुम लोग बड़े बड़े जो लोग हैं ना, तुम्हारी खाली बड़ी बड़ी बातें होती है, खिलाने पिलाने में तुम लोग एकदम पीछे होते हो। क्योंकि उसने कहा कि इतना सारा काम करवा के सिर्फ जैसा हमने पढ़े कि भुना हुआ सिर्फ आटा खिला रही हो, ऐसा काम नहीं होता, और ये सब तुम्हें समझेगा भी नहीं, ऐसा उसने कहा। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए, कोई बात नहीं। मतलब अगर मतलब उस राइटर की जो बहन है, छोटी बहन, पहली बार ससुराल जा रही थी, मतलब वो मैके आई थी कुछ दिनों के लिए, अब मैके से फिर ससुराल जा रही थी, तो वहाँ से लिखकर भेज दिया गया था कि भले मिठाई की पतीली ना आए, कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। मतलब वहाँ से वार्निंग आ गई थी कि मानू के साथ आप भले मिठाइयाँ मत भेजिए, लेकिन फैशनेबल चीक मतलब एक फैशनेबल पर्दा जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, बाम्बू के तीलियों से बना हुआ, और पटेर की 2 शीतल पार्टियाँ, और वही घास से बनी हुई जो चटाई है, अगर उसके बिना मानू आ गए तो फिर सोच लेना। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। बैरंग वापस मतलब फिर रिटर्न कर देना। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया गया था। 1 हफ्ते पहले उसे बुलाया गया था। माँ ने कहा, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, मतलब असली, मतलब रियल, मतलब नई खरीदी हुई। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाए, क्योंकि उसको डर था कि उसकी बेटी के ससुराल से मतलब एकदम वार्निंग मिली थी कि अच्छी चीज़ें चाहिए। आई होप स्टूडेंट चैप्टर समझ में आ रहा है आप लोग को, ऐसा नॉर्मली है चैप्टर, पर कुछ कुछ जगह पे मीनिंग्स पे ध्यान देना। पान जैसी पतली छुरी से बाँस की तीलियाँ और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन
पान जैसी पतली छुरी, मतलब उसके पास एक छुरी थी जो पान से भी पतली थी, और वो बाँस की तीलियों को कमानियों को चिकनाता हुआ, मतलब घसता हुआ, मतलब उसे वो बनाना शुरू कर दिया। सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वो चीन बुनने लगा। अब वो कलरफुल बना रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अच्छी वो पर्दा चाहिए। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। 1.5 हाथ, थोड़ा ही उसने बनाया था, तो लोग देखकर समझ गए कि भाई आज तो बहुत फैशनेबल चीज़ कोई बन रही है। क्योंकि देखो सिरचन उसमें माहिर था, और जैसा हमने पढ़े कि गांव में सिर्फ वो अकेला था जिसको ये सब कला आती थी। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। और जो भाभी थी उसने देखा, उसको भी थोड़ा सा एकदम, मतलब वो भी जलन उसे हुई, और वो पर्दे के पीछे से बोली आड़ में से कि अगर पहले मालूम होता है कि मोहर छाप वाली धोती से इतने अच्छे काम बनते तो मैं भैया को पहले बोल देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई और सुन लिया। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मतलब अगर आप मोती छाप वाली, मोहर छाप वाली धोती देते और साथ में अगर रेशमी कुर्ता भी देते ना, तो भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। बहुरिया मतलब बहू। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी, और उनका जो मानू दीदी का जो दूल्हा है वो ऑफिसर है। अब देखो, एक होता है ना कि लालच उसको नहीं पसंद थी कपड़ों की, तो उसने भी सुना दिया कि अगर आप रेशमी कुर्ता भी देते ना साथ में तो भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं बनती। मानू दीदी का जो हस्बैंड है वो बहुत बड़ा ऑफिसर है। मजली भाभी का मुँह लटक गया। मुँह लटक जाना मतलब नाराज़ हो जाना। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। मतलब सो थोड़ा टॉन्ट करने लगे कि मूंगिया लड्डू, बेटी के विदाई के समय जो रोज़ मिठाई खाने को मिलेगी, ये सब चीज़ें उसे चाहिए। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, यानी 7 तारों वाला बनाया उसने, 7 रंग के। सदभैया तारा यानी 7 तारों वाला। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। मतलब वो जब काम में बिज़ी रहता है ना, फिर वो खाने पीने पर ध्यान नहीं देता। फिर वो मतलब वो फिर बस उसी में इन्वॉल्व रहता है, बिज़ी रहता है। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला, और जब उसने देखा साइड में क्या रखा है, तो चूड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, चिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आ सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़, मतलब बस इतना सा खाना? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी, वो खाना बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंझली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? मतलब अब वो डर गई कि पता नहीं कि अब ये देखकर ये काम आधा छोड़कर उड़ जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़े कि ऐसा रूखा सूखा खाना उसे नहीं पसंद था। और उसने अपनी मंझली को आवाज़ दिया और कहा कि इसको सिर्फ ये चूड़ा और गुड़ किसने दिया, उसे बूंदिया क्यों नहीं दी? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा। अछूता मतलब उसने उस गुड़ को छुआ तक नहीं। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की बौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई, और वो गुस्से में बूंदिया वहाँ पर फेंक कर वो गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? अब वो तो सुनाने में तो माहिर ही था ना। तो जब जो हिसाब से उसने फेंक के गई, तो उसने क्या बोला कि मजली बहू जब आई तो उसने मिठाई लाई, वो मिठाई भी ऐसी दिल खोलकर, हाथ खोलकर बांटती है क्या?
बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। उसको बात बुरी लग गई और रोने लग गई। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही ना, मतलब तुम लोगों ने इसको इतना सिर पे चढ़ा रखा है कि किसको भी सुना देता है। किसी के नेहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो, क्यों किसी के ससुराल और मैके की बात करता है। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है और वो माँ की फेवरेट बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचंद, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत, बातें करने की क्या ज़रूरत। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, जो चाहिए मुझसे कहो, ऐसा किसी को भी मत सुनाओ। सिरचंद का मुंह लाल हो गया। अब जो सिरचंद था, अब वो गुस्सा आ गया उसको, है ना। अब जैसे कि उसे कोई सुनाया था तो उसको पसंद नहीं था, फिर कोई भी हो, मुँह लाल हो जाना मतलब बहुत क्रोधित होना, गुस्सा करना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर वो काम में फिर बिजी हो गया। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचंद को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचंद दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो, मतलब तुम किसी की बातों पे ध्यान मत दो। मानू उसको समझाने लगी। एक पान उसने चुपके से दिया और कहा कि आप यहाँ वहाँ की बातों पे ध्यान मत दो। सिरचंद ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचंद को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अवाक मतलब शॉक्ड होना। सिरचंद ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते कहा, छोटी चाची, ज़रा अपनी डिबिया का गमकोआ जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। गमकोआ मतलब सुगंधित, जर्दा मतलब तंबाकू। और सिरचंद ने कहा कि चाची ज़रा आप अपने डिबिया में से सुगंधित वो तंबाकू निकालो, बहुत दिन से मैं खाया नहीं हूँ। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचंद से। वो पहले से ही भड़की हुई रहती थी। गुस्सा उतारने का मौका फिर कहाँ मिलता, अब उसे मौका मिल गया। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकोआ जर्दा खाते हो क्या? घर में भी मिलता है ये सब? चटोर कही के। मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। अब राइटर बोला ख़त्म, अब कहानी ख़त्म, अब ये नहीं काम करेगा। अब राइटर डर गया कि अब इतनी बात हो गई ना, अब ये काम नहीं करता। क्योंकि उसको कोई अगर ऐसा बोले तो सुन के नहीं लेता वो। बस सिरचंद की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूकाया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। सब कुछ उठाकर उसने अपने झोले में रखा। टंगे हुई अधूरी चीख पर निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया और भड़कते हुए वहाँ से चला गया। मानू कुछ नहीं बोली, अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मन पड़ गए। सब खत्म। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचंद को मनाने गया। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वो कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं। कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली ज़िंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा क्यों भोगता? मतलब अगर मेरी वाइफ अगर ज़िंदा होती तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती। मतलब सिरचंद को मनाने के लिए राइटर गया तो उसने कहा कि अब नहीं होगा मेरे से, और वो मोहर छाप वाली धोती लेकर भी क्या करूँगा? यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है और जिस पे मैं लेटा हुई उसी की बनाई हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। अब मैं इसे हाथ लगाकर छूकर कहता हूँ कि अब मैं काम कभी नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। अब पूरे गांव में आपकी एक ऐसा घर था जहाँ पे मेरी इज्जत होती थी। अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, अब वो नहीं आ सकता। मतलब राइटर यहाँ पे बता रहा है कि पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारा घर था जो मेरी रिस्पेक्ट करता था। आज
उन लोगों ने भी ऐसा कह दिया। तो राइटर समझ गया कि कलाकार को बुरा लगा है। अब नहीं मानेगा वो, क्योंकि कलाकार की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अब उस सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस लग गई है ना। अब वो नहीं मानेगा। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। अब वो उसको अधूरे काम को बड़ी भाभी पूरा करने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं? मतलब ये भी अच्छा ही लग रहा है। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। मतलब वो जैसे ही पहुंचाने के लिए गया, स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ, क्योंकि उसको वार्निंग मिली थी कि लेकर आना है तुम्हें। मन ही मन सिरचंद पर गुस्सा हो गया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। अब राइटर भी यहाँ पे भड़क गया, बोला कि ये सही में कामचोर और चटोर है। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचंद पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा, चिढ़ते हुए कहा। सिरचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूँ? मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचंद दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी और उसने देखो सब बना के लाया। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी, पैसा देने लगी। सिरचंद ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारागिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदे को, ऐसा काम पहली बार देख रहा था। मतलब सिरचंद ने आखिरकार उसका वो काम पूरा किया, क्योंकि सिरचंद का इनके घर से एक अच्छा एक रिलेशन था। वो नहीं चाहता था कि मानू को उसके ससुराल में लोग झिड़कियाँ दे, और वो मानू भी उसे अपना भाई मानती थी। तो वो चीज़ें अपने घर पे उसने बना के ला के दी, और उसके बदले में उसने कुछ लिया भी नहीं। जब वो पैसे देने लगी तो उसने मना कर दिया, हाथ जोड़ दिया। ठीक है, तो एक कलाकार की कहानी हम लोग ने पढ़े है, सिरचंद नाम के, जो सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन है। गाँव वाले उसे क्या क्या कहते हैं, लेकिन उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा मेंटेन रखा। आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसकी जो कृतियाँ हैं ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो आसानी से। चैप्टर है ना, पैराग्राफ में से ढूंढकर। मीनिंग भी क्वेश्चन के इतने हार्ड नहीं है। सिरचंद को आने वाले काम, सिरचंद को क्या क्या काम आते थे, वो आपको लिखना है। फिर दूसरी कृति में है सिरचंद का मेहताना। मेहताना मतलब उसको काम के रिटर्न में क्या मिलता था। मानू को उपहार में मिला। मानू को उपहार में क्या मिला? उपहार मतलब तोहफे में। सिरचंद को लोग कहते थे, क्या कहते थे, और ये उचित क्रम, तीसरा क्वेश्चन, मतलब उसको सही सीक्वेंस में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बोला हूँ कि हिंदी और मराठी के पेपर में ग्रामर को लेके टेंशन मत लो। ग्रामर जो 9th में आपने पढ़ा है ना, वही सब ग्रामर इस बार हम लोग रखेंगे पेपर में। तो ये मत बोलो कि पढ़ाई नहीं। जो 9th में पढ़े हो, काल परिवर्तन हो गया, नाम सर्वनाम विशेषण, ऐसे ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे, तो वो तो आपको करना ही है, आपने 9th में भी पढ़ाई है। तो अभी नियर अबाउट हमारा फर्स्ट जो विभाग है, पहला भाग अराउंड हम लोग का ख़त्म हो गया, आपके हिंदी का पहली इकाई। तो अब नेक्स्ट टाइम हम लोग लेक्चर में दूसरी इकाई शुरू करेंगे अगले हफ्ते, है ना। तो उस वक्त फिर हो सकता है कि हम लोग आपको ग्रामर कराएं। तो वो ग्रामर
जो 10th के पोर्शन में रहेगा, जो 9th के जैसा ही कुछ कुछ, और कुछ चीज़ें नहीं होगी। तो जो नई वाली चीज़ें हैं वो हम लोग लेक्चर में करेंगे आगे ग्रामर में। तो फ़िलहाल बेसिक ग्रामर आएगा और उसको आपको प्रैक्टिस करना है, उसको आपको लिखना है पेपर में, हिंदी और मराठी दोनों में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए आप, पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, पेपर में मार्क्स अच्छे आने चाहिए आपके। चलिए, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ओके, बाय।